हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। देखते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का जो एक्ट नंबर है वो 5 है और इसके इनेक्टमेंट की जो डेट है वो 21 मार्च 1908 है और इसके इन्फोर्समेंट की जो डेट है वो 1 जनवरी 1909 है। इसमें टोटल 158 सेक्शंस हैं एंड 51 आर्डर्स हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता किसके द्वारा पारित की गई तथा कब की गई थी? तो भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता चार्ल्स वुड के निर्देश पर 1859 में अंग्रेजों के द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1859 की सिविल प्रक्रिया संहिता किन स्थानों पर लागू नहीं थी? तो ये प्रेसिडेंसी नगरों पर लागू नहीं थी। उस टाइम के प्रेसिडेंसी जो नगर थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो इन पे जो है सिविल प्रक्रिया लागू नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट है, सन 1859 के बाद किन किन वर्षों में सिविल प्रक्रिया संहिता पारित की गई? तो सन 1877 में, सन 1872 में तथा सन 1908 में संहिता पारित की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कौन सी सिविल प्रक्रिया संहिता लागू है? तो वर्तमान में भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 अपने संशोधित एवं परिवर्तित रूप में लागू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कैसी विधि है? तो यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन किन किन वर्षों में किए गए? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन वर्ष 1976 में, 1999 में और 2000 में किए गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कब प्रवृत्त हुई? तो धारा 1 क्लास 2 के अनुसार 1 जनवरी 1909 को प्रवृत्त हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 कब से लागू है? तो ये कब से लागू है? 1 जुलाई 2002 से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 2 खंडों में विभाजित है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रथम खंड कितने भागों में विभाजित है? तो प्रथम खंड कुल 11 भागों में विभाजित है। ये भाग धाराओं से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का द्वितीय खंड किससे संबंधित है? तो जो द्वितीय खंड है वो आदेशों से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में कुल कितनी धाराएं एवं आदेश हैं? तो सीपीसी में कुल 158 धाराएं हैं तथा 51 आदेश हैं व उनसे संबंधित नियम हैं। फिर नेक्स्ट है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान के अनुसार नागालैंड तथा अन्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं है, धारा 1 के क्लास 3 के अनुसार। और ये जम्मू और कश्मीर में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू हो गई है। एंट्री नंबर 8 ऑफ 5th शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से। ये इसका इफेक्ट कब से है? 31 अक्टूबर 2019 से। फिर नेक्स्ट है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भूतलक्षी प्रभाव रखती है? तो महादेव वर्सेस रामलोचन AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह उद्धारित किया कि यह संहिता भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत धाराओं, आदेशों एवं उनके नियमों को एक साथ रखने का क्या कारण है? तो संहिता के अंतर्गत जो धाराएं दी गई हैं वे पक्षकारों के सारभूत अधिकारों एवं न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लेख करती हैं, जबकि आदेशों एवं उनके नियमों में न्यायालय में संचालित प्रक्रिया का उपबंध है। इसी कारण इन सभी का उल्लेख एक साथ कर दिया गया है।
आवश्यकता पड़ने पर इन्हें एक साथ ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सर्वांगपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा नहीं। यह संहिता केवल उन विषयों के संदर्भ में सर्वांगपूर्ण है जिनके संबंध में इनमें प्रावधान किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की विषय वस्तु को भारतीय संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? तो सीपीसी को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धाराओं में संशोधन का अधिकार किसे है? तो सीपीसी के अंतर्गत धाराओं में संशोधन का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। फिर नेक्स्ट है, सीपीसी के आदेशों में संशोधन का अधिकार किसे है? तो सीपीसी के आदेशों में संशोधन का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडलों के साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी है। फिर नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत शब्द संहिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो संहिता की धारा 2(1) के अनुसार संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री किस धारा में परिभाषित है और परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो संहिता की धारा 2 के क्लास 2 के अनुसार डिक्री ऐसे न्याय निर्णयन की औपचारिक या प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो कि वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकार का निश्चायक रूप से अवधारण करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री कितने प्रकार की होती है? तो संहिता की धारा 2 के क्लास 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री या तो प्रारंभिक या अंतिम होती है। यह भागता प्रारंभिक या भागता अंतिम हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, प्रारंभिक डिक्री क्या है? तो संहिता की धारा 2 क्लास 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रारंभिक डिक्री वह है जिसमें वाद को पूर्ण रूपेण निपटाने के पहले आगे और कार्यवाहियाँ की जानी शेष हैं। यानी डिक्री यानी कि पूर्ण रूप से निपटारा नहीं हुआ है, यानी पूर्ण रूप से किसी वाद को निपटाने से पहले अभी उसमें और भी कार्यवाहियाँ की जानी शेष हैं। फिर नेक्स्ट है, अंतिम डिक्री क्या है? संहिता की धारा 2 क्लास 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार डिक्री अंतिम तब होती है जबकि उसमें वाद का पूर्ण रूपेण निपटारा कर दिया जाता है, यानी उसमें कुछ भी शेष नहीं बचता है निपटाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, प्रारंभिक एवं अंतिम डिक्री में मुख्यतः क्या अंतर है? तो पहला अंतर देखते हैं, प्रारंभिक डिक्री में यह अभिनिश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, जबकि अंतिम डिक्री में उस परिणाम का उल्लेख होता है जिसका अभिनिश्चय प्रारंभिक डिक्री द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट यानी पॉइंट 2 है, प्रारंभिक डिक्री द्वारा वाद के पक्षकारों के विव्यक्ति अधिकारों का अवधारण अंतिम रूप से, यानी पक्षकारों के व्यक्तिक अधिकारों का अवधारण अंतिम रूप से नहीं होता है, जबकि अंतिम डिक्री के बाद पक्षकारों के विवादग्रस्त विषयों का अंतिम रूप से अवधारण हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है, अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर ही अवलंबित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा न्याय निर्णय डिक्री की श्रेणी में आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं। धारा 2(2) के अनुसार 2 क्लास 2 के अनुसार डिक्री के अंतर्गत ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह होती है। फिर नेक्स्ट है, क्या व्यतिक्रम के आधार पर खारिज करने वाला कोई आदेश डिक्री के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सेक्शन 2 क्लास 2 के अनुसार व्यतिक्रम के आधार पर खारिज करने वाला आदेश डिक्री की श्रेणी में नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है, क्या वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री की श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा हाँ। क्लास 2 सेक्शन 2 क्लास 2 के अनुसार वाद का नामंजूर किया जाना डिक्री की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट है, डिक्री किन मामलों में पारित की जा सकती है? तो किसी वाद या अपील की कार्यवाही में डिक्री पारित की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, क्या डिक्री का निश्चायक प्रकृति का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा हाँ, डिक्री का निश्चायक प्रकृति का होना आवश्यक है।
फिर नेक्स्ट है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 226 के अधीन पारित आदेश क्या डिक्री है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्या एक ही वाद में एक से अधिक डिक्री पारित की जा सकती है, तो इसका आंसर होगा नहीं। सामान्यतः किसी वाद में एक ही डिक्री पारित किया जाना चाहिए, किंतु कुछ परिस्थितियों में एक से अधिक डिक्री पारित की जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है डिक्रीदार कौन है, तो संहिता की धारा 2 क्लास 3 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई हो या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। फिर नेक्स्ट है विदेशी न्यायालय किसे कहते हैं, तो सीपीसी की धारा 2 क्लास 5 के अनुसार विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। फिर नेक्स्ट है विदेशी निर्णय क्या है, तो सीपीसी की धारा 2(6) के अनुसार विदेशी निर्णय से किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। फिर नेक्स्ट है न्यायाधीश से क्या तात्पर्य है, तो सीपीसी की धारा 2 क्लास 8 के अनुसार न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। फिर नेक्स्ट है निर्णय क्या है, तो सीपीसी की धारा 2(9) के अनुसार न्यायाधीश द्वारा डिक्री आदेश के आधारों का कथन ही निर्णय है। फिर नेक्स्ट है निर्णीत ऋणी किसे कहते हैं, तो सीपीसी की धारा 2(10) के अनुसार निर्णीत ऋणी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। फिर नेक्स्ट है विधिक प्रतिनिधि कौन है, तो सीपीसी की धारा 2(11) के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि हैं। नंबर 1, जो कि मृत व्यक्ति की संपत्ति का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 2, जो कि मृत व्यक्ति की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है। नंबर 3, जो कि प्रतिनिधि के रूप में वाद ला सकता है या जिस पर किसी पक्षकार के रूप में वाद लाया जाता है। फिर नेक्स्ट है अंतकालीन लाभ यानी मध्यवर्ती लाभ से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, तो संहिता की धारा 2(12) के अनुसार अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृत्तियों के कारण प्राप्त लाभ इसके अंतर्गत नहीं आता है। फिर नेक्स्ट है जंगम संपत्ति में क्या शामिल है, तो संहिता की धारा 2(13) के अनुसार जंगम संपत्ति में उगती फसलें आती हैं। इसमें केवल इतना ही कहा गया है धारा 2 क्लास 13 के अनुसार कि जंगम संपत्ति में उगती फसलें आती हैं। फिर नेक्स्ट है आदेश किसे कहते हैं, तो संहिता की धारा 2(14) के अनुसार आदेश सिविल न्यायालय के विनिश्चय की वह प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। फिर नेक्स्ट है क्या आदेश निश्चायक प्रकृति का होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। आदेश निश्चायक प्रकृति का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है क्या आदेश अपील योग्य है, तो सामान्यतः आदेश अपील योग्य नहीं होते हैं सिवाय धारा 104 आदेश 43 नियम 1 के तहत उपबंधित आदेश के। फिर नेक्स्ट है प्लीडर में कौन शामिल है, तो सीपीसी की धारा 2(15) के अनुसार प्लीडर में अधिवक्ता, वकील और किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है। तो ये तो था दोस्तों सीपीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसको अच्छे से देखें और तैयार करें, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।